Eagle Coaching Center, an institute of science and commerce. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। ठीक है, क्लास 11th में जो हम पढ़ते थे वो हम पढ़ते थे अकाउंट्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, यानी कि सिर्फ एक बंदा होता था जो बिजनेस को रन करता था और उसी बिजनेस के हम अकाउंट्स को प्रिपरेशन करते थे, उसी के बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम प्रिपेयर करते थे। वहां तक हमारा काम थोड़ा सा आसान होता था बिकॉज बिजनेस का जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है इतना बड़ा नहीं होता था और एक अकेला ही बंदा उसको रन करता था। लेकिन अब जो हम क्लास 12 में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पार्टनरशिप, यानी कि उस सोल प्रोप्राइटरशिप में एक बंदे के साथ एक या एक से ज्यादा बंदे और जुड़ गए। तो एक ऑलरेडी था, एक या एक से ज्यादा और आ गए, तो टोटल कितने बंदे बन गए? दो और उससे ज्यादा बंदे। ठीक है, तो यहां पे हमारा केस किसका बन गया? पार्टनरशिप का बन गया। पार्टनरशिप में कुछ पॉइंट्स हमारे नए ऐड हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था, यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। ठीक है, सात पूरा ये पार्टनरशिप का फंडामेंटल चैप्टर जो है वो 7 टॉपिक्स में कवर्ड है, वो सातों अभी बताते हैं। सबसे पहले हम पार्टनरशिप की डेफिनेशन पे फोकस करते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप क्या है? अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए, किसी भी चीज को गवर्न करने के लिए, कोई भी एक्टिविटी को गवर्न करने के लिए हमारे पास एक एक्ट फ्रेम होता है थ्रू द गवर्नमेंट, और पार्टनरशिप के लिए भी एक एक्ट फ्रेम है जिसको हम बोलते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसी तरह कंपनीज के फाइनेंस का अकाउंट्स को भी गवर्न करने के लिए एक एक्ट प्रिपेयर्ड है जिसको हम बोलते हैं कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो आईपीए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमसे क्या कहता है? इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। ठीक है, ये पर्सन्स के बीच में क्या है? रिलेशन है who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। यानी कि ये इस काइंड ऑफ इस तरीके का बिजनेस है जहां पर एक पार्टनर सबके बिहाफ पे काम करेगा या सारे पार्टनर्स मिलके काम करेंगे। कोई भी केस हो सकता है, मान लो 4 पार्टनर है, 4 में से एक ही पार्टनर सबके बिहाफ पे वर्क कर रहा है, या फिर 2 पार्टनर सबके बिहाफ पे वर्क कर रहे हैं, या सारे पार्टनर एक्टिवली बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी? पार्टनरशिप की डेफिनेशन एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। हम अपने हिसाब से अगर डेफिनेशन चाहे तो डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन या इट इज द एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्संस टू कैरी ऑन अ बिजनेस एक्टिविटी हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम डेफिनेशन अपने वर्ड्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आईपी की डेफिनेशन वर्क करें तो आईपी की डेफिनेशन ये है। ठीक है, अब हम बात करते हैं गाइस फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप। वैसे तो पार्टनरशिप के कई सारे फीचर्स है, बट मेनली जो है वो 5 फीचर्स में पार्टनरशिप को डिवाइड करा गया है। सबसे पहला देखो फीचर है गाइस 2 और मोर पर्संस, यानी कि मिनिमम कितने बंदे होने चाहिए? 2 होने ही होने चाहिए। बिकॉज सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था? सिर्फ आपका एक ही बंदा होता था जो बिजनेस को रन करता था, जिसको हम बोलते थे सोल प्रोप्राइटरशिप। अब क्या हुआ? अब और मान लो एक बंदा और आ गया। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर बिजनेस को स्टार्ट करा और ये हमारा क्या हो गया? यहां पे 2 बंदों की क्या बन गई गाइस? पार्टनरशिप बन गई। ठीक है, तो कितने पर्सन होने चाहिए? मिनिमम 2 तो चाहिए। मान लो 2 पर्सन आके इस सोल प्रोप्राइटर को ज्वाइन करा तो हमारे यहां पे कितने बंदों की पार्टनरशिप हो गई गाइस? 3 बंदों की। तो मिनिमम तो 2 चाहिए, मैक्सिमम की भी लिमिट होती है, लेकिन जितने ज्यादा हो सके कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं मैक्सिमम की कितनी लिमिट होती है। मिनिमम गाइस हमने यहां पे बात करी 2 पार्टनर होते हैं, और मैक्सिमम कितने होंगे गाइस? मैक्सिमम जो है वो है 50। हम 50 पार्टनर से ज्यादा रख नहीं सकते। ठीक है गाइस, डिड यू गेट इट? हम कितने पार्टनर्स मैक्सिमम रख सकते हैं? 50 पार्टनर रख सकते हैं। पहले ही जो पार्टनर्स मैक्सिमम पार्टनर्स की जो लिमिट थी ना वो आपकी कितनी थी? 100 थी। लेकिन कंपनीज रूल 2014 में कंपनीज दो इट इज द पार्टनरशिप, बट इसका जो पार्टनर का जो क्राइटेरिया है वो कंपनीज रूल्स के हिसाब से गवर्न होता है। ठीक है, एक्ट इज अ डिफरेंट थिंग, रूल्स आर द डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो कंपनीज रूल के हिसाब से इस 100 की लिमिट को घटा के कितना कर दिया गया गाइस?
50 कर दिया गया, ठीक है। तो मिनिमम लिमिट पार्टनर की कितनी हो गई 2 और मैक्सिमम कितनी होती है 50, ठीक है। अनदर फीचर इज एग्रीमेंट, ठीक है। पार्टनर्स के बीच में क्या होता है गाइस, एग्रीमेंट होता है। जरूरी नहीं है एग्रीमेंट रिटन हो, एग्रीमेंट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, इट कैन बी ओरल, ठीक है, एंड इट कैन बी रिटन। पार्टनरशिप का एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन प्रायोरिटी पे और प्रेफरेंस किसे दिया जाता है, रिटन एग्रीमेंट को, बिकॉज इट वर्क्स एज एन एविडेंस, एज अ प्रूफ, कि अगर आगे चल के पार्टनर्स के अमंग कोई डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं तो उस डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए किस एग्रीमेंट को प्रूफ माना जाता है, रिटन। ओरल में तो कोई भी एग्रीमेंट प्रूफ नहीं माना जाता, बिकॉज नॉर्मली इंसान अपनी बात से मुकर जाते हैं। तो इसीलिए कोर्ट ओरल एग्रीमेंट को प्रूफ नहीं मानती है, प्रूफ किसे मानती है, रिटन को। ऐसा जरूरी नहीं आपको रिटन साइन करना ही करना है, आप ओरल भी कर सकते हो कि आपने बातचीत से बिजनेस को स्टार्ट कर लिया, लेकिन अगर उस केस में अगर आपने ओरल एग्रीमेंट साइन कराए और कोई डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं फ्यूचर में, तो कोर्ट फिर आपके हिसाब से डिसीजन नहीं देगी। कोर्ट किसके हिसाब से डिसीजन देगी, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से, कि उसमें जो रूल्स और रेगुलेशंस, उसमें जो प्रोविजंस मेंशन होंगे, कोर्ट उसके हिसाब से वर्क करेगी, ठीक है ना। तो एग्रीमेंट कैन बी ओरल, कैन, लेकिन एग्रीमेंट होना जरूरी है, ठीक है ना। एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट को कैसे डिफाइन करता है, ऑफर और एक्सेप्टेंस। मैंने आपको किस कोई चीज ऑफर करी, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पे मेरे बीच में क्या हो गया, एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। और वही एग्रीमेंट अगर लॉफुल कंसीडरेशन है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बोल देते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप आगे पढ़ोगे, फिलहाल आपको सिर्फ इसमें फोकस करना है कि एग्रीमेंट क्या होता है। तो एग्रीमेंट इज अ प्रॉमिस और ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बिटवीन टू पर्सन, one person offers the proposal and another one accepts it, it becomes an agreement, ठीक है। तो एग्रीमेंट कैन बी वर्बल, कैन बी नॉन वर्बल, बट प्रायोरिटी ऑफ प्रेफरेंस रिटन को दी जाती है। थर्ड जो हमारा आता है वो आता है गाइस म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है, मैंने अभी बताया, यहाँ पे अगर आप इस चीज को फिगर को देखें तो इसको मैं यहाँ पे दोबारा ड्रॉ कर लेता हूं। मान लो यहाँ पे 4 पार्टनर्स हैं, ठीक है। एक फर्म मैंने ले लेता हूं, यहाँ पे कितने पार्टनर्स हो गए गाइस, 4 पार्टनर हैं, कि 4 पार्टनर की पार्टनरशिप फर्म, जिसको हम XYZ लिमिटेड का नाम दे देते हैं, ये वर्क कर रही है, ठीक है। अब देखो क्या है, इस बिजनेस में ये वाले पार्टनर और ये वाला पार्टनर क्या कर रहे हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। ऐसा कोई रूल भी नहीं होता कि सारे पार्टनर्स को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना ही होगा, ठीक है। ये आपकी बात ये है कि जहां पे जो हमने वर्ड पढ़ा था, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द एक्टिंग फॉलोअर, उस चीज को हम यहां समझेंगे, ठीक है। अब मान लो किसी वजह से ये वाला जो पार्टनर है, इसको कोई काम आ गया, ठीक है, और ये कुछ काम की वजह से बिजी हो गया, फर्म को कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा, इस वाले पार्टनर का जो काम होगा, या तो वो ये वाला पार्टनर देख लेगा, या फिर वो ये वाला पार्टनर भी देख लेगा, या फिर वो ये वाला भी, तीनों में से कोई भी देख सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, या तो बिजनेस फर्म पूरा, ये मान लो अगर यही पार्टनर देख रहा है, ये दोनों नहीं देख रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, एक ही पर्सन सबके बिहाफ पे एक्ट कर रहा है और बिजनेस को रन कर रहा है। लेकिन मान लो अगर ये दोनों मिलकर तीनों अपना इसका काम जो तीनों बांट लेते हैं, मान लो इसकी फॉर एग्जांपल घर में किसी की तबीयत खराब हो गई, इमरजेंसी आ गई, तो ये बिजनेस को कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। पार्टनर वो भी है, लेकिन किसी वजह से बिजी हो गया कुछ टाइम के लिए, तो अब इसका जो वर्क होगा वो ये तीनों पार्टनर्स टेक ओवर कर लेंगे और तीनों पार्टनर मिलकर काम करेंगे। इसी को हम बोलते हैं गाइस म्यूचुअल एजेंसी, कि म्यूचुअल कंसीडरेशन होता है पार्टनर्स के बीच में। एक पार्टनर सबके बिहाफ पे भी एक्ट कर सकता है, या फिर सारे पार्टनर मिलकर बिजनेस को रन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है लॉफुल कंसीडरेशन, ठीक है। अब लॉफुल कंसीडरेशन क्या होता है, इसी तरह एग्जांपल ले लेता हूं। यहाँ पे ये 4 पार्टनर्स थे, चारों पार्टनर आए, ठीक है, XYZ लिमिटेड ही फर्म है, चारों पार्टनर ने मिलकर कहा कि हम एक काम करते हैं, हम एक बिजनेस करते हैं, और बिजनेस गाइस किसका करते हैं, लेट से नारकोटिक्स का, ठीक है। किसका बिजनेस करते हैं, नारकोटिक्स का, कि हम ड्रग्स लेके आएंगे, स्मगल करेंगे दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में, और फिर यहाँ पे हम यूथ को या लोगों को इसको सेल करेंगे ब्लैक में। क्या ये बिजनेस लीगल है या इलीगल? ऑब्वियसली इलीगल है। कोर्ट ऐसे किसी भी बिजनेस को अलाउ नहीं करती है, ठीक है। मान लो आपने आर्म्स का बिजनेस कर लिया, आपने आपका लेमन की भाषा में बात करो तो तमंचा सुना होगा, क्या आपने तमंचे काम कर लिया, तो क्या ये आर्म्स के जो पॉलिसी है, आर्म्स कभी प्राइवेट सेक्टर को नहीं दी जाता, आर्म्स का पूरा किसके पास है, गवर्नमेंट सेक्टर के पास है। आर्म्स की, वेपन्स की और डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग किसके पास होती है,
गवर्नमेंट के पास होती है, प्राइवेट उसे नहीं कर सकती। लेकिन प्राइवेट इलीगली से काम, प्राइवेट फिर भी मैन्युफैक्चर कर रही है, ठीक है ना, तो वो क्या लॉफुल कंसीडरेशन हुआ? नहीं, ये लॉफुल कंसीडरेशन नहीं हुआ। तो इस कोई भी ऐसी चीज जिसके लिए गवर्नमेंट लाइसेंस प्रोवाइड नहीं करती, जो कि गवर्नमेंट कहती है ये काम इलीगल है और आप इस काम को कर रहे हो, तो वो आपका पार्टनरशिप के फीचर नहीं माना जाएगा, ठीक है। बिजनेस इलीगल इज नाइदर अ पार्टनरशिप नॉर अ सोल प्रोप्राइटरशिप नॉर इट कैन बी अ कंपनी, ठीक है। तो कैसा कंसीडरेशन होना चाहिए गाइस? लॉफुल कंसीडरेशन, यानी कि आप उसी चीज पे वर्क कर रहे हैं जो गवर्नमेंट ने आपको अलाउ कर रखा है। जैसे केमिकल, आप केमिकल की फैक्ट्री एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, यूनिट आप कर सकते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट को अप्रोच करेंगे, वो आपको लाइसेंस प्रोवाइड कर देगी और आप उसमें वर्क कर सकते हैं, तो वो लॉफुल कंसीडरेशन। लेकिन जिस चीज के लिए गवर्नमेंट की कोई लाइसेंसिंग पॉलिसी है ही नहीं, आप उसको अंडर द रेडार उस पर वर्क कर रहे हो, तो ये इलीगल है और गवर्नमेंट इसको लीगल नहीं मानती है। और इस केस में गवर्नमेंट आपके कोई भी शर्तों को नहीं मांगेगी, आपको कोई भी डिस्प्यूट, बिजनेस ही इलीगल हो गया, डिस्प्यूट को सेटलमेंट और ना सेटलमेंट की बात तो बहुत बात की जाती है, बिजनेस इलीगल हो जाएगा, गवर्नमेंट उसको सीज कर देगी थ्रू द एनफोर्समेंट एजेंसीज, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वन ऑफ द मेन इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गाइस ऑब्वियस सी बात है, पार्टनरशिप एक कैसी एक्टिविटी है? बिजनेस है, और बिजनेस हमेशा कौन सी एक्टिविटी होती है गाइस? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। और अगर आपने पढ़ा हो इकोनॉमिक एक्टिविटी गाइस किस लिए करी जाती है? फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग, ठीक है ना। बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने के लिए, प्रॉफिट मोटिव के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी करी जाती है। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी सेल्स को क्या कहते हैं आपका सोशल मोटिव से नहीं करी जाती ना, ठीक है ना। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी किस मोटिव से नहीं होती? सोशल मोटिव से नहीं करी जाती, तो वो फिर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन जाता है, ठीक है। तो किसमें मेन होता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी जितने भी पार्टनर्स हैं, ए बी सी, मान लो 3 पार्टनर हैं, तो तीनों में कोई ना कोई एग्रीड रेशियो होगा। लेट इट बी 3:2:1 हो गया कि भाई फर्म में 6 हिस्से करेंगे प्रॉफिट्स के, एक हिस्सा सी को देंगे, 2 हिस्से बी को देंगे, 3 हिस्से ए को देंगे। या इन्होंने कहते हैं चलो भाई हमने कंट्रीब्यूशन कैपिटल का इक्वल है, हम इक्वली शेयर करेंगे। तो एक ना एक एग्रीड रेशियो होता है पार्टनर्स के बीच में, और उस एग्रीड रेशियो पे जब पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर करते हैं तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द पार्टनरशिप, ठीक है ना। बिकॉज़ पार्टनरशिप इज अ बिजनेस वर्क फॉर द मोटिव ऑफ प्रॉफिट, बिना प्रॉफिट मोटिव के वर्क नहीं होता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप। हमने यहां पे फीचर्स तो पढ़ लिया, अब बात करते हैं गाइस राइट्स ऑफ अ पार्टनर की, कि पार्टनर के हक क्या है, ठीक है। जितने भी पार्टनरशिप पार्टनर्स, जितने भी पर्संस फॉर्म में एज अ पार्टनर इन्वॉल्वड है, उनके हक क्या है? सबसे पहला, टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द फॉर्म। इंस्पेक्ट मतलब फॉर्म की बुक्स को चेक करने का, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखने का हर पार्टनर को पूरा पूरा हक है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि मान लो जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि ये वाला पार्टनर था, वो बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा था, और इसने इन तीनों को कह दिया कि नहीं, मैं बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा हूं, तो बुक्स ऑफ अकाउंट से मैं हैंडल करूंगा और मैं आपको उस पर इंस्पेक्ट करने नहीं दूंगा, आपको उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो क्या ये राइट है? नहीं, ये राइट नहीं है इसका, और इसके लिए ये तीनों पार्टनर्स इसे कोर्ट में स्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है? टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द फर्म, कि जितने भी फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, जर्नल, लेजर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारी चीजें कोई भी पार्टनर जो फर्म में लीगली पार्टनर है वो उसको इंस्पेक्ट कर सकता है। Another है टू टेक पार्ट इन दी मैनेजमेंट एंड टू बी कंसल्टेड, यानी कि बिजनेस के जो अफेयर्स हैं, ठीक है, उसमें पार्टनर्स मैनेजमेंट में पार्ट ले सकता है। कि बिजनेस जो मैनेज कर रहा है, मान लो यही पार्टनर बिजनेस मैनेज कर रहा है, अब इन्होंने कहा भाई बिजनेस हम भी मैनेज करेंगे, तो इनका हक है ये भी बिजनेस के अफेयर्स में पार्ट ले सकते हैं और मैनेजमेंट में वर्क कर सकते हैं। तो चारों पार्टनर मिलकर वर्क कर लेंगे तो कैरिड ऑन बाय ऑल का कांसेप्ट आ जाएगा, नॉट फॉर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल बट ऑन बाय ऑल का कांसेप्ट चलेगा, ठीक है। तो कोई भी पार्टनर हो, सारे पार्टनर को यह हक होता है कि वो बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्ट ले सकते हैं। एंड टू बी कंसल्टेड मतलब कोई भी बिजनेस का डिसीजन हो रहा है, जैसे मैंने भी इसी केस में लेता हूं, ये वाला पार्टनर वर्क कर रहा था एक्टिवली, ये एक्टिव नहीं थे, ठीक है, लेकिन कोई भी डिसीजन अगर ये ले रहा है तो उसके लिए इसको इनसे कंसल्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब कोई ऐसा डिसीजन है जो मान लो इन दोनों के हक में तो है लेकिन इसके हक में नहीं है, इससे उसको नुकसान होने वाला है, तो वो उसको मना कर सकता है उसको डिसीजन के लिए कि हम ये डिसीजन नहीं लेंगे, इससे फर्म को लॉस हो सकता है या कोई और भी चीज हो सकती है। तो इस केस में मतलब हर पार्टनर के पास राइट है कंसल्ट करने का, ठीक है। अगर मान लो इसे कंसल्ट नहीं करा, उन तीनों ने मिलकर ही बिजनेस का डिसीजन ले लिए, तो ये पार्टनर तीनों को ऊपर कोर्ट में स्यू कर सकता है, ठीक है। तो पार्टनर का राइट मैनेजमेंट में पार्ट लेने का भी होता है और
कंसल्टेशन के लिए भी होता है कि सारे पार्टनर्स कंसल्ट करके डिसीजन पे वर्क करेंगे, ठीक है। अगला आता है टू टेक द प्रॉफिट शेयर ऑफ द फर्म। ये तो मेन फीचर है, मेन ऑब्जेक्टिव है, पूरा पार्टनरशिप इस पे बेस्ड है। किस लिए वर्क कर रहे हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्रॉफिट्स के लिए वर्क कर रहे हैं, तो पूरा बिजनेस जो है आपका प्रॉफिट से बेस्ड होता है। तो पार्टनर का ये बहुत बड़ा मोटिव होता है और राइट होता है कि वो प्रॉफिट शेयर में फर्म के टू टेक द प्रॉफिट शेयर ऑफ द फर्म के प्रॉफिट शेयरिंग में वो वर्क करेगा, ठीक है। फर्म का प्रॉफिट शेयर वो एक्वायर कर सकता है। उसके बाद आता है टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ द पार्टनर। ये एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, इसको मैं समझाता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस जगह पे, ठीक है। मान लो 3 पार्टनर्स थे, 1 2 3, ठीक है। इन तीनों में तीनों ने ये कहा भाई ये मान लो A था, ये मान लो B था, ये C था, ठीक है। अब A लेके आया एक बंदे को जिसका नाम है D, ठीक है। A एक D पार्टनर को लेके आया। A ने कहा कि भैया D वाला जो पार्टनर है हमारी फर्म में, पार्टनर D वाला पर्सन जो है मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है और इन्हों क्या कहते हैं ऑनेस्ट है और ये बिजनेस में ही पार्टनर के तौर पे वर्क करना चाहता है। तो हम चाहते हैं कि हमारी ये 3 की पार्टनरशिप में, 3 नहीं कितने पार्टनर हो, 4 पार्टनर हो। A का दोस्त है, A तो एग्री करेगा ही करेगा फॉर श्योर। B है, चलो B और A के रिलेशंस अच्छे हैं, B ने भी एग्री कर दिया। लेकिन C ने कह दिया कि नहीं, हमने ये पार्टनरशिप 3 पार्टनर्स की डिसाइड की थी, हमने इस पे एग्री किया था कि कोई भी नहीं करेंगे इसमें, हम 3 लोग के मिलकर वर्क करेंगे। तो C ने मना कर दिया कि मैं D के एडमिशन के लिए अलाउ नहीं करूंगा। तो इस केस में A और B कितना भी चाहे वो D को पार्टनर नहीं रख सकते। बात समझ में आई ना, ठीक है। तो कोई भी पार्टनर हो, चाहे A हो, मान लो A ही मना कर देता, C एग्री कर देता, तो उस केस में भी उससे D को पार्टनरशिप नहीं रखा जा सकता। यानी कि D को एज अ पार्टनर तभी रख सकते हैं जब हमारे पास तीनों पार्टनर्स का क्लियर कंसेंट हो, ठीक है। तो टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, यानी कि पार्टनर के एडमिशन, कोई भी नए पार्टनर के एडमिशन को कोई भी पार्टनर डिसअलाउ कर सकता है, मना कर सकता है और फिर उसको एडमिशन पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट नहीं करा जा सकता, ठीक है। राइट टू रिटायर, कोई पार्टनर लगता है कि अब मैं फर्म में और कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता या मैं देखो जितना कमाना था मैं कमा चुका हूं, जो भी उसके अपने पर्सनल व्यूज हैं उसको हम नहीं देखेंगे, लेकिन पार्टनर चाहता है फर्म से रिटायर होना तो रिटायर हो सकता है। इस केस में कोई भी पार्टनर उसे मना नहीं कर सकता। मान लो C ने कह दिया इसी केस में कि मान लो कि सर मैं बिजनेस में नहीं वर्क करना चाहता, मैं रिटायर हो रहा हूं, तो A और B इस चीज से मना नहीं कर सकते और C के पास पूरा हक है बिजनेस से रिटायर होने का। तो यहाँ पे तीनों पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी और नई स्टार्ट हो जाएगी A और B की। फिर है राइट टू आईओसी एंड एडवांसेस। आईओसी मतलब पार्टनर ने जो फर्म में कैपिटल लगाई है उसको हक है उस पे इंटरेस्ट लेने का, और एडवांसेस मतलब फर्म ने जो पार्टनर को एडवांस दिया है, ठीक है, यानी फर्म ने जो पार्टनर को लोन दिया है उस पे भी उसका हक है, ठीक है ना, फर्म उससे चार्ज करेगी। तो इंटरेस्ट, राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडवांस है, यानी कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या एडवांस अगर पार्टनर ने फर्म को दिया है तो पार्टनर उस पे उससे इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है, ये पूरा हक है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक इसीलिए भी करा जाता है सो एज टू प्रमोट द कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ठीक है, किस लिए, सो एज टू प्रमोट द कैपिटल कंट्रीब्यूशन। भाई फॉर एग्जांपल देखो A ने कैपिटल लगाई 1 लाख की, ठीक है, B ने कैपिटल लगाई 90,000 की, लेकिन C ने कैपिटल लगाई 50,000 की, ठीक है। चलो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो उनका एग्रीड और वर्क कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी A और C की कैपिटल में देख लो बिल्कुल डबल का अंतर है, ठीक है। सो कैपिटल कहते हैं इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए आईओसी का कांसेप्ट दिया जाता है। इन्होंने कहा कि हम आईओसी डिसाइड कर देते हैं 10% की, सालाना 10% हम आईओसी देंगे। तो A को कितना इंटरेस्ट मिलेगा 10,000, B को कितना मिलेगा 9,000 और C को कितना मिलेगा 5,000। C को 5,000 कम मिल रहा है ना, तो C भी क्या चाहेगा भाई इंटरेस्ट मुझे भी ज्यादा मिले, फर्म से ये 10,000 का इंटरेस्ट कमा रहा है 5,000 का, तो C क्या करेगा फर्म में कैपिटल और ज्यादा इन्वेस्ट कर देगा, और जैसे ही C फर्म में कैपिटल को इन्वेस्ट कर देगा वैसे ही आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी, इसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, और कैपिटल इंक्रीज होने से फर्म में लिक्विडिटी आएगी, लिक्विडिटी आने से फर्म ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी, तो अल्टीमेटली फर्म को ही फायदा है, पार्टनर्स को ही फायदा है, ठीक है। तो इसीलिए कैपिटल प्रमोशन, कैपिटल इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कांसेप्ट दिया गया, और मेरे हिसाब से कांसेप्ट सही भी है, ठीक है। नेक्स्ट तो गाइस हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ पार्टनर एंड टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। दोनों बिल्कुल अलग-अलग चीजें हैं। पार्टनर एक लिविंग बीइंग, जितने पर्सन्स इन्वॉल्वड हैं तो कितने टाइप्स ऑफ पार्टनर्स होते हैं फर्म में, एंड पार्टनरशिप फॉर्म एक नॉन लिविंग बीइंग एक यूनिट है तो कितने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप होती है। दोनों बिल्कुल अलग-अलग चीजें हैं। अभी तक हमने पढ़ा पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है,
पार्टनरशिप के फीचर्स क्या हैं और पार्टनर्स के राइट्स क्या होते हैं। ये बहुत तीन इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हैं, टाइप्स ऑफ पार्टनर एंड टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। टाइप्स ऑफ पार्टनर में सबसे पहले देखो हमारा यहाँ पे आता है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर में अभी पिछले केस में जब मैं आपको पार्टनरशिप के फीचर्स एक्सप्लेन कर रहा था तभी मैंने बताया था कि अगर कोई बंदा सारे पार्टनर्स के बिहाफ पे वर्क कर रहा है, उस बिजनेस को कैरी ऑन कर रहा है, उस बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव पार्टनर। ठीक है, 4 पार्टनर्स थे, 3 पार्टनर्स बिजनेस में इतना एक्टिव वर्क नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो चौथा है वो पूरे बिजनेस को संभाले हुआ है, पूरा बिजनेस का अफेयर्स देखता है, पूरा मैनेजमेंट देखता है, तो वो कौन सा पार्टनर हो जाएगा गाइस, एक्टिव पार्टनर। ठीक है, नॉर्मल। अब आता है हमारे यहाँ पे स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर वो होता है, वो सिर्फ फर्म में कैपिटल का कंट्रीब्यूशन करेगा और फर्म से प्रॉफिट्स लेगा, मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यानी कि अगर कोई भी ऐसा पार्टनर जो बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्ट ले रहा है, ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा, एक्टिव। लेकिन वहीं अगर एक्टिव पार्टनर मैनेजमेंट छोड़ दे, बस क्या छोड़ दे, मैनेजमेंट छोड़ दे, प्रॉफिट्स भी लेगा, कैपिटल कंट्रीब्यूट भी करेगा, तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, स्लीपिंग। यानी कि स्लीपिंग के 2 पॉइंट हो गए, एक तो हो गया गाइस कैपिटल कंट्रीब्यूशन और दूसरा हो गया प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर। ठीक है, बात समझ में आई गाइस। ये सिर्फ स्लीपिंग पार्टनर मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेगा, बिजनेस को रन नहीं करेगा, पैसा लगा दिया और उसमें प्रॉफिट्स ले रहा है। अगला आता है गाइस नॉमिनल पार्टनर। अब क्वेश्चन ऐसा होता है, नॉमिनल पार्टनर होता क्या है? कोई ऐसा बंदा जो बिजनेस में पार्टनर नहीं है, एक्चुअल में बिजनेस में उसका कोई इंटरेस्ट लाइन नहीं करता, बिजनेस में उसने कोई कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं करा, तो यहां पे लिखते हैं हम कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है, प्रॉफिट्स नहीं ले रहा है, लॉसेस नहीं बियर कर रहा है। काम क्या कर रहा है, ओनली लैंडिंग, ठीक है, लैंडिंग हिज नेम टू बिजनेस, कि उसने बस बिजनेस को अपना नाम दे दिया है, बस उसी के लिए उसे हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल पार्टनर। इसका बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, बिजनेस में कोई कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होता, सिर्फ अपना नाम बिजनेस को लैंड करता है और उसके बेसिस पे वो उससे प्रॉफिट्स ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई अगर आप देखें तो एमपीज होते हैं, एमएलएज होते हैं, ठीक है, तो इनकी एक अच्छी मतलब आपका कह सकते हैं कि रूल होता है अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। तो कोई बंदे ने बिजनेस एस्टेब्लिश करा और इसको उन्होंने सपोर्ट कर दिया कि हाँ भाई ये बिजनेस मेरा है, अपना नाम लैंड कर दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि लेट इट बी मिस्टर के सिंह इज अ एमएलए ऑफ यू कैन से कानपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब उसने कोई बिजनेस रन करा और उस बिजनेस का नाम लिख दिया मिस्टर के सिंह एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो वो अपना सिर्फ नाम लैंड कर रहा है बिजनेस को, ना तो उसने कैपिटल कंट्रीब्यूशन करा है, ना उसने प्रॉफिट्स लिए हैं, ना वो मैनेजमेंट पार्ट कर ले रहा है, ना उसका कोई इंटरेस्ट है, सिर्फ उसने अपना नाम लैंड कर दिया। तो ऐसे पार्टनर को हम क्या बोलते हैं गाइस, नॉमिनल पार्टनर, और उसका बिजनेस से कोई वक्त मतलब लिंक नहीं होता है। अगला आता है पार्टनर बाय एस्टोपेल। पार्टनर बाय एस्टोपेल क्या होता है कि मान लो 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, पहले बताया था एस्टोपेल क्या होता है कि इसका भी ये भी नॉमिनल की तरह ही होता है, बस इसमें भी क्या होता है कि इसमें ये अपने वर्ड्स से, अपने एक्शन से, यहां तो नॉमिनल पार्टनर अपना नाम लैंड कर देता है बस, लेकिन पार्टनर बाय एस्टोपेल क्या करता है, अपने वर्ड्स से, अपने एक्शन से, अपने व्यूज से ये प्रिटेंड करता है कि वो फर्म का पार्टनर है, प्रिटेंड करता है, बट ही इज नॉट द पार्टनर। ठीक है, मान लो 3 पार्टनर्स थे ए बी सी, इन तीनों के बिजनेस को एस्टेब्लिश करने में डी पार्टनर ने बहुत ही एक्टिवली रोल प्ले करा था। डी पार्टनर ने इनका पूरा बिजनेस एस्टेब्लिश कराया था, जगह दिलवाने से लेकर मैनेजमेंट सेटअप, यूनिट एस्टेब्लिशमेंट, लाइसेंसेस दिलवाना गवर्नमेंट एंटिटीज से, ये सारा काम यानी कि कहते हैं, तो डी ने इनका पूरा बिजनेस एस्टेब्लिश करा है। ठीक है, अब क्या है, डी अपने वर्ड्स से, अपने एक्शन से ये कह रहा है कि भाई फलाना बिजनेस तो मैंने एस्टेब्लिश किया था, अरे अपना ही बिजनेस है वो। इस तरीके से आपने देखा होगा नॉर्मल लाइफ में वर्ड मतलब लोग इस तरीके से प्रेटेंड करते हैं। तो डी यहाँ पे कोई पार्टनर नहीं है, डी ने कोई कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, डी ने कोई प्रॉफिट शेयरिंग नहीं ले रहा, सिर्फ डी अपने वर्ड से, अपने एक्शन से ये प्रिटेंड कर रहा है कि वो इस फर्म का पार्टनर है, और ए बी सी इससे डिनाई भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में डी कौन सा पार्टनर हो गया, पार्टनर बाय एस्टोपेल। और पार्टनर बाय एस्टोपेल का दूसरा नाम होता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ठीक है, नेक्स्ट आता है
पार्टनर्स इन प्रॉफिट। पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स होता है कि बिजनेस में पार्टनर ने कैपिटल कंट्रीब्यूशन करा है और वो सिर्फ बिजनेस से प्रॉफिट्स ले रहा है, ठीक है। पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स एंड स्लीपिंग पार्टनर आर समवॉट सेम, बट डिफरेंस क्या होता है, स्लीपिंग पार्टनर लॉसेस भी बियर करता है लेकिन पार्टनर्स इन प्रॉफिट कभी भी लॉसेस बियर नहीं करेगा। ये सिर्फ कैपिटल इन्वेस्ट करेगा और उसमें प्रॉफिट लेगा। इन दी केस बिजनेस को लॉस हो जाता है तो वो लॉसेस बियर नहीं करेगा, और ऐसे केस में आप इसी चैप्टर के एंड में एक गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर का केस पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वाला पार्टनर प्रॉफिट समझ गया, कैपिटल कंट्रीब्यूशन लगाया, प्रॉफिट्स ले रहा है लेकिन लॉसेस बियर नहीं कर रहा। तो स्लीपिंग और पार्टनर्स प्रॉफिट्स आर समवॉट सिमिलर, बट द डिफरेंस इज बेसिक दैट sleeping partners bears the losses as well, but the partners profit does not bear the losses in the firm, ठीक है। फिर यहाँ पे लास्ट आता है माइनर पार्टनर। बहुत सिंपल है, वर्ड से समझ गए होंगे। कोई भी ऐसा जो 18 साल से कम की एज का, ठीक है, 18 साल से कम की एज का बिजनेस में पार्टनर है तो उसको हम कौन बोलते हैं, माइनर पार्टनर, ठीक है। मान लो ए और बी पार्टनर्स थे और सी ए का बेटा है और ए ने सी को भी फर्म में एडमिट कर लिया। अगर मान लो इन दी केस भाई जैसे ये होता है ना कि सी को फर्म में एडमिट कर दिया और बाद में धीरे-धीरे वो काम सीख गया, इस तरीके से होता है, तो उसको फर्म में बिठाना बिजनेस में बिठाना स्टार्ट कर देते हैं। तो सी हमारा कौन सा पार्टनर हो गया, माइनर पार्टनर हो गया। यानी कोई भी ऐसा बंदा जो 18 साल से कम की एज में बिजनेस को रन कर रहा है, बिजनेस की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, तो वो हमारा कौन सा हो जाता है, माइनर पार्टनर। 16-17 साल में नॉर्मल बच्चे बिजनेस लग जाते हैं मोस्टली केसेस में। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स होते हैं, ठीक है। एक बार समझ लेते हैं, एक्टिव और स्लीपिंग। एक्टिव जो बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, कैपिटल भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, प्रॉफिट भी ले रहा है, लॉसेस भी बियर कर रहा है और मैनेजमेंट भी पार्ट ले रहा है। स्लीपिंग भी एक्टिव की तरह होता है, बस इसमें जो मैनेजमेंट वाला पार्ट बता दो कि वो मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बाकी सारी चीजें यही सेम रहेंगी, ठीक है। अब स्लीपिंग में से मैं लॉसेस वाला पार्ट भी हटा दूं कि वो लॉसेस बियर नहीं करेगा पार्टनर, सिर्फ कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा और प्रॉफिट्स लेगा, तो वो कौन सा पार्टनर हो गया, पार्टनर इन प्रॉफिट्स। अगर पार्टनर 18 साल से कम की एज का है तो कौन सा पार्टनर हो गया, माइनर पार्टनर। ही विल टेक प्रॉफिट, ही विल इन्वेस्ट कैपिटल, मतलब इसके ब्याज पे कोई और बंदा क्या इसके फादर कैपिटल इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। या फिर मान लो कैपिटल से इन्वेस्ट नहीं करे, सिर्फ प्रॉफिट ले रहा है बिजनेस से, ये भी हो सकता है कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर रहा, प्रॉफिट ले रहा है, बस 18 साल से कम है, बिजनेस का पार्टनर ऑन पेपर है, तो हमारा माइनर पार्टनर हो गया। नॉमिनल, कोई भी ऐसा रिनोन्ड पर्सन जो बिजनेस को सिर्फ अपना नाम लैंड कर रहा है, उसके लिए भी कौन सा पार्टनर बोलते हैं, वो नॉमिनल पार्टनर। इसका बिजनेस में नॉमिनल पार्टनर का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, ना तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ना प्रॉफिट शेयरिंग, ना लॉसेस बियरिंग, कुछ भी काम नहीं होगा, कोई बिजनेस में स्पेसिफिक इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ वो अपना नाम लैंड कर रहा है बिजनेस को, तो इसलिए वो नॉमिनल। एंड एस्टॉपेल, कोई भी ऐसा बंदा जो बिजनेस का एक्चुअल में पार्टनर नहीं है लेकिन अपने वर्ड से, अपने एक्शन से वो ये प्रिटेंड कर रहा है कि हाँ वो बिजनेस का पार्टनर है और एक्चुअल पार्टनर से उस पे ऐसे डिनाई नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कौन सा हो गया, पार्टनर का एस्टॉपेल और होल्डिंग आउट। तो बेसिकली 6 टाइप्स के पार्टनर्स होते हैं। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में एंटर कर देना, तो उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। फिर आता है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में एट विल, फिक्स्ड टर्म, पर्टिकुलर और जनरल। एट विल का क्या होता है, मैंने पार्टनरशिप स्टार्ट करी और उसके खत्म होने का कोई ड्यूरेशन मैंने सेट नहीं करा, ठीक है। मैंने बस पार्टनरशिप, एक आपने 11th में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हम बिजनेस को इस पोर्टेज से एस्टैब्लिश करेंगे दैट इट मस्ट रन फॉर अ लॉन्गर एंड लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे बिजनेस के बंद होने की डेट नहीं पता होती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल, कि बिजनेस स्टार्ट कर लिया लेकिन कब खत्म होगा, उसके खत्म होने का कोई भी क्लॉज मेंशन नहीं है एग्रीमेंट में, तो वो कौन सा हो गया, एट विल। विल मतलब चाहा, जब पार्टनर्स चाहेंगे तब उस बिजनेस को बंद कर देंगे। 1 साल भी कर सकते हैं, 2 भी, 10 भी, 20 भी, 25 भी। विल मतलब पार्टनरशिप के एंड डिसाइड नहीं है कब वो खत्म होगी। फिक्स टर्म इससे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कि पार्टनर से बिजनेस को एस्टैब्लिश करा कि हम मान लो सिर्फ 10 साल के लिए एक बिजनेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टनरशिप का एंड जो है, डिसोल्यूशन जो है वो डिसाइड है कि आज से 10 साल बाद बिजनेस बंद होना ही होना है। तो ये कौन सी पार्टनरशिप हो गई, फिक्स टर्म पार्टनरशिप हो गई। पर्टिकुलर पार्टनरशिप का भी एक एंड होता है जो कि किसी वेंचर पे रिलेटेड होता है, और पर्टिकुलर पार्टनरशिप को हम एक कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टनरशिप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब देखो इसको होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने एक एनेक्स्चर रिलीज करा कि हम दिल्ली टू गड़गावा एक फ्लाईओवर या एक हाईवे एक्सप्रेसवे कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं, और उसके लिए कोई भी प्राइवेट एंटिटीज आके इसमें अपना अप्लाई कर सकती हैं इस वेंचर के लिए, ठीक है। अब मान लो ए और बी 2 पार्टनर्स थे,
दोनों आए और दोनों ने कहा कि भाई हम कंस्ट्रक्शन का काम काफी टाइम से कर ही रहे हैं, तो हम इस क्यों ना करें कि हम इस आपका जो आपका हाईवे एक्सप्रेस से पास हो रहा है इसका हम ले लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट और फिर इसको हम प्रिपेयर करके गवर्नमेंट को दे देंगे और अच्छी इनकम हो जाएगी। ठीक है, अब ए और बी ने पार्टनरशिप स्टार्ट करी सिर्फ किसके लिए, इस एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए करी है, तो इसको हम कौन सा बोलेंगे, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। दूसरा नाम इसका होता है कॉन्ट्रेक्चुअल, यानी कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टनरशिप है एक कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने तक के लिए। As soon as the contracts get completed, as soon as the venture gets completed, automatically the partnership will be dissolved। ठीक है ना। अब देखो फर्क क्या आपका होगा कि सर फिक्स टर्म और ये भी तो सेम ही है कि यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने कह दिया 5 साल में आपको हाईवे कंस्ट्रक्ट करके देना है, एग्जैक्टली। बट कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट काम होता है तो उसमें टाइम लग जाता है, कोई इश्यूज हो गए, कंट्री में रिसेशन चल रहा है, इकोनॉमी कोलैप्स कर गई कंट्री की, ठीक है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स रुक गए, तो कई बार क्या होता है ये प्रोजेक्ट्स अपनी ड्यू डेट से ज्यादा एक्सटेंड हो जाते हैं। नॉर्मली अब तो आजकल तो काफी गवर्नमेंट ऑफिस टाइम पे एक्टिविटीज हो जाते हैं, पहले क्या होता था गवर्नमेंट टाइम एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो जाती थी। तो यहाँ पे क्या था, हमने डिसाइड तो एक्सपेक्टेड ईयर था 6 साल कि 6 साल में हाईवे बन जाएगा, लेकिन किसी वजह से 6 साल में नहीं बन पाया, 7 में बना। ठीक है, तो यहाँ पे डेट चेंज हो गई, नहीं हो गई। अब फिक्स टाइम होता तो फिक्स टाइम में 6 पे खत्म करना पड़ता, भले हाईवे कंस्ट्रक्ट होता या नहीं। लेकिन पर्टिकुलर में क्या है, जैसे ही हाईवे मतलब किस चीज पे डिपेंड है, इस वेंचर पे डिपेंड है, इस इवेंट पे डिपेंड है। जैसे ही वेंचर कंप्लीट होगा, जैसे ही इवेंट कंप्लीट होगा, ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, डिसॉल्व। कोई नहीं, मैं कहता हूं चलो 7 नहीं 6 नहीं 5 साल में कंप्लीट हो गया हाईवे, जल्दी कंप्लीट हो गया। बहुत दिल्ली मेट्रो आप देख सकते हो 6 महीने पहले आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया था, तो अगर 5 साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया तो ऑटोमेटिकली 5 साल पे डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर फिक्स्ड होता तो 6 पे डिसॉल्व होती। तो फर्क समझ रहे ना, फिक्स्ड में डेट डिफाइंड है, इस डेट पे खत्म होनी ही होनी है, ना आगे ना पीछे। लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल में क्या हो सकता है, वो फ्लक्चुएट कर सकती है डिपेंडिंग ऑन द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट हो गया, जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी, प्रोजेक्ट लेट कंप्लीट हुआ, लेट डिसॉल्व होगा। ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन द वेंचर। लास्ट आता है जनरल पार्टनरशिप और विल ऑलमोस्ट आर सेम है दोनों में, मतलब बस फर्क इतना होता है कि यहाँ पे बिजनेस का एक पर्टिकुलर एरिया नेचर डिफाइंड होता है, या नेचर डिफाइंड नहीं होता कि बिजनेस पहले एक नेचर में वर्क कर रहा है, उसने और भी चीजों को प्रोडक्ट को ऐड कर लिया, किसी और सेक्टर में भी उसने ऐड कर लिया कि पहले इलेक्ट्रॉनिक्स ही कर रहा था, अब उसने अनदर एक्सेसरीज के सेक्टर्स में वर्क स्टार्ट कर दिया, तो ये हो गया जनरल पार्टनरशिप। यहाँ पे बिजनेस का स्कोप इन जनरल ऑल होता है, कोई पर्टिकुलरली नेचर डिफाइंड नहीं होता। ऑलमोस्ट 95% सेम है, बस 5% की यहाँ पे एक सिंपल एक सिंगल नेचर के लिए वर्क करते हैं कि भाई हार्डवेयर का काम है, हार्डवेयर वर्क कर रहे हैं। लेकिन जनरल में क्या होता है, ये हार्डवेयर काम है, हमने साथ में स्टील का भी एक्वायर कर लिया, स्टील का भी स्टार्ट कर लिया, तो इसको हम बोलते हैं जनरल पार्टनरशिप एंड एंड। ठीक है, तो ये हमारा पूरा पार्टनरशिप था। हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ी, पार्टनरशिप के फीचर्स पढ़े, राइट्स ऑफ अ पार्टनर, टाइप्स ऑफ अ पार्टनर एंड टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, ये हमने पूरा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कवर कर लिया। देन गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, वी विल कंटिन्यू।